तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। और आज 29 सितंबर 2025 है। दिन है आज जी। मंडे। और हमारा जीएनएम चलेगा दोस्त। और जीएनएम में डॉक्टर अमित पाल भाई हमारा चल रहा है कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशंस और इन्वर्टेड कॉमा में मॉडर्न डिजीज करके चल रहा है। और एक चीज और भी है कि ये जब से ये चैप्टर चल रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि एज ए होल ऑर्गेनिज्म या एज ए होल इंडिविजुअल शामिल हो रहा है। जो प्रॉब्लम्स हम्म। में कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं हो रहा, बॉडी का हाथ पैर लीवर घुटना ऐसे नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा जी। सब इंडिविजुअल निकल के हम्म। आता है। तो हम्म। और ये इस बात को सपोर्ट ऐसे मिल रही है क्योंकि कॉन्स्टलेशन में राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रेन में हैमर हाँ जी। फोकस मिल रहा है। तो इसमें एज ए होल इंसान की समझ में आती है परेशानी। कोई पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड नहीं निकल के आ रही है इंफॉर्मेशन, जैसे पीछे आया रहा था मसल्स में, बोन्स में, हम्म। उसमें आ रहा था। तो आज हम पेज नंबर हमारा है शायद 318। क्लिप्टोमेनिया हो गया था हमारा, ऑटिस्टिक कॉन्स्टलेशन भी हो गया था, माइथोमीनिया भी हो गया था। हम है टेरिटरी मार्किंग कॉन्स्टलेशन यानी कि क्लस्ट्रोफोबिया कोमा बैड वेटिंग है जी। जी। बिल्कुल जी। ओके। तो टेरिटरी मार्किंग कॉन्स्टलेशन, देखो बैड वेटिंग है ना, टेरिटरी मार्क करता है बच्चा अपना। जी। यूरिन यूरिन और स्टूल जो है वो ज्यादातर टेरिटरी को मार्क करने के लिए यूज करते हैं एनिमल लाइफ जब थी। तो टेरिटरी मार्किंग कॉन्स्टलेशन जुड़ा है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया इनके भीड़ का डर है जी, नैरो स्पेस का डर। नैरो स्पेस का डर। जी। और बैड वेटिंग दो वो जुड़ी है कंडीशन। कैरेक्टरिस्टिक इसमें कह रहे हैं कि एंजाइटी इन क्राउड्स, टनल्स, एलिवेटर्स, पब्लिक प्लेसेस एटसेट्रा। जिस बंदे को क्राउड्स में डर लगता हो, टनल्स में डर लगता हो, एलिवेटर्स में दम सा घुटता हो, पब्लिक प्लेसेस को उसको अच्छा नहीं लगता एटसेट्रा कह के और भी कंडीशन हो सकती हैं, तो उसको टेरिटरी मार्किंग कॉन्स्टलेशन है। उसके अपनी टेरिटरी को लेकर के वो इनसिक्योर है, इसका मतलब। कॉन्फ्लिक्ट करें, टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा इसमें। ब्रेन एरिया इसमें अफेक्टेड रहेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का लेफ्ट प्लस राइट, टेम्पोरल लोब रहेगा दोस्त। तो ये जी। हैमर हैमर फोकस बन रहे हैं, ये लेफ्ट एंड राइट टेम्पोरल लोब्स में मिलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। ये ब्रेन एरिया इसमें अफेक्टेड रहेगा। ऑर्गन इसमें कह रहे हैं ज्यादातर अफेक्टेड रहता है ब्लैडर म्यूकोसा, लेफ्ट प्लस प्लस राइट करके। अब चूंकि टेरिटरी जुड़ी है बैड वेटिंग से, टेरिटरी यूरिनेशन से मतलब है इसका, तो ब्लैडर म्यूकोसा इसलिए यहाँ उन्होंने बताया कि इसमें ज्यादातर इससे भी डील करेगा ये ऑर्गेनिज्म अपनी टेरिटरी मार्किंग। लेफ्ट प्लस राइट साइड। बायोलॉजिकल मीनिंग है पर्सन विद क्लस्ट्रोफोबिया अवॉइड टाइट प्लेसेस फिजिकल टू प्रोटेक्शन। यहाँ पर मकसद जो ऑर्गेनिज्म का है वो ये होता है कि वो क्लस्ट्रोफोबिया का जो के अंदर जो टाइट प्लेसेस या टाइट प्लेसेस, उसको एक कसावट, वो बंद बंद सा, उसको वो उसको वो मैनेज करता है। और यानी कि वो उसके प्रोटेक्शन से भी जुड़ा है। ओके। तो ये था आपका बैड बैटिंग। अब कई बार बोलते हैं ना, ये बच्चे को ज्यादा डांटते तो नहीं हो, माँ बाप से बोलते हैं आप ज्यादा इसे कस के तो नहीं रखते, ये ज्यादा हम्म। बंधा बंधा तो नहीं रहता, या तो डर की वजह से करते हैं या फिर या एंगर मतलब उसमें होता है ना, ज्यादातर डर ही मिलता है, सप्रेशन सा मिलता है पेरेंट्स का। या फिर उसको हम्म। ऐसा लगे कि मेरा दूसरा भाई या बहन आ गया है मेरे मेरे टेरिटरी में, यहाँ मेरा जो मेरा अपना स्पेस था, मेरी टेरिटरी थी, उसमें एक और आ गया, तो ये उसको पसंद नहीं है। इसको अपना स्पेस चाहिए होता है, खुला खुला। जो लोग कहते हैं बिल्कुल। ना हमें खुला खुला स्पेस चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए बोलने के लिए, बात करने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, मैं मेरे को स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए। कई बार हम उस स्पेस को ले जाते हैं लिबर्टिज्म में। हम्म।
बिल्कुल। तो ऐसे सब चारों तरफ हमें ध्यान देके चीजों को समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिलेशन। ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिलेशन में पैरोनिया और हेलुसिनेशन जुड़ा है। डॉक्टर श्रेय भी आ गए। ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिलेशन में पैरोनिया है मिथ्या संदेह और हेलुसिनेशन जो मति भ्रम टाइप का। तो ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिलेशन है ये करेक्टरिस्टिक इसमें मिलेगा आपको अनफाउंडेड फियर्स। अनफाउंडेड फियर्स, डर है लेकिन बताता नहीं है इंसान के साथ, डरा डरा सा रहता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है डर है क्या का। वन सब्जेक्ट बिहाइंड एवरीथिंग इज ए रूज और कॉन्स्पिरेसी। RUSA, रूज का मतलब होता है छल चाल। वन सब्जेक्ट बिहाइंड एवरीथिंग इज ए रूज और कॉन्स्पिरेसी। वो बेसिकली उसको पीछे कॉन्स्पिरेसी, पीछे छल होने का एक अननोन सा डर बना रहता है ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिलेशन के पैरोनिया में या हेलुसिनेशन में जाता है। ऑलवेज केयरफुल एंड सस्पिशियस, जिसकी वजह से अमितपाल भाई वो हमेशा केयरफुल रहता है और शक्की रहता, सावधान और सक्सा बना रहता। वो हर बात पे संदेह करेगा उस वजह से और सावधानी सी बरतेगा। समटाइम्स क्लेरोएंट हंचेस, कभी कभी तो ये बंदा इतना ज्यादा केयरफुल होने के नाते अपनी केयरफुल क्वालिटी को बढ़ाते बढ़ाते ये क्लेयरवेंस में पहुंच जाता है। और हंचेस का मतलब है होता है ए थॉट और एन आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन ए फीलिंग रादर देन ऑन फैक्ट और इंफॉर्मेशन। कहते हैं ना गट फीलिंग आती है मुझे, गट फीलिंग सी, कोई ऐसा विचार, एक ऐसा आइडिया जो उसकी फीलिंग से निकल के आता है, ना कि तथ्यों के आधार पर या जानकारी के आधार पर वो बता देता है, तो उसको बोलते हैं हंचीज। और इसको जनरली हम जोड़ सकते हैं कि साहब मुझे गट फीलिंग से आवा है कि आज काम बनेगा नहीं, तो बना ही नहीं। मुझे गट फीलिंग आ रही है आज वो फला वो टीम जीतेगी या ऐसा वो काम बन जाएगा। तो बेसिकली वो क्लियरवेंस की ही क्लास की बात है, एक तरह से क्लियरवेंस के ही दायरे की बात है वो भी, जो गट फीलिंग इंट्यूशन है भैया। इंट्यूशन से तो अलग है। इंट्यूशन भी आ जाएगा आसपास। इंट्यूशन में फैक्ट और इंफॉर्मेशन का पीछे कैलकुलेशन मिलेगा, प्रोफेसी में इंट्यूशन में तजुर्बा मिलेगा, लेकिन ये उसकी सेंसिटिविटी बढ़ते 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 अलर्टनेस बढ़ते बढ़ते ये क्लेयरवेंस या उसमें पहुंच जाएगी हम चीज में। सर इसमें वो डिल्यूजन, इमेजिनेशन, परस्यूट आएगा इसमें? हाँ, पीछे से कोई मेरा पीछा कर रहा है, डिल्यूजन में समवन बिहाइंड हिम, डिल्यूजन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कोई मेरे खिलाफ, मेरे पीछे कोई है डॉक्टर साहब, और कोई मेरे को परस्यू कर रहा है, स्पाइंग, कोई मुझे मेरे पीछे कोई जासूसी कर रहा है, इस तरह के सारे इधर ये चले जाएंगे जो ये हेलुसिनेशन वाले लोग होते हैं, पैरोनिया में जाते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिलेशन। और ऑक्सीपिटल पार्ट जो है हेड के पीछे रहता है ना, तो इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी, पीछे का डर ज्यादा रहता है दोस्त इसको, एक तरह से। बायोलॉजिकल ब्रेन एरिया इसमें अफेक्टेड हो रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेफ्ट प्लस राइट, विजुअल कॉर्टेक्स रेटिना और राइट प्लस लेफ्ट विट्रस बॉडी। इसमें लेफ्ट प्लस राइट विजुअल कॉर्टेक्स होगा, और इसमें भी कह रहे हैं रेटिना और राइट प्लस लेफ्ट विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी है लेंस के पीछे वाला पार्ट रहता है दोस्त। जो विट्रस बॉडी में जब इसका साइज बढ़ जाता है तो ये ग्लूकोमा वगैरह उधर ही रहता है, और उधर रेटाइनल डिटैचमेंट अगर आता है तो पीछे का कोई इतना भयंकर डर जो वो देखना ही नहीं चाहता, ऐसा कुछ रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइना की जो पैथोलॉजी है वो पीछे किसी कॉन्स्पिरेसी या किसी डर या किसी
उससे जुड़ी होनी चाहिए। फ्रंटल फियर नहीं, फियर फ्रॉम द बिहाइंड, अटैक फ्रॉम द बिहाइंड से जुड़ी होती है रेटाइना की पैथोलॉजी और विट्रस बॉडी को लेकर के। अगर हम देखें यहाँ भाव इस तरह से क्लियर हो रहा है। बायोलॉजिकल मीनिंग होगा इसका प्रोटेक्शन फ्रॉम फर्दर हार्म बाय टेकिंग केयर एंड प्रीमोनिशन। दोबारा फिर से मेरे को चोट ना पहुंच जाए, फर्दर हार्म ना हो जाऊं, इसलिए मैं केयर, और मुझे केयर चाहिए, और मैं पूर्व संकेत मुझे मिलने रहने चाहिए। प्रीमोनिशन का मतलब पूर्व संकेत। पूर्व संकेत से सजग रहने के लिए, पहले से ही पूर्व संकेत लेने के लिए ये क्लियरेंस में जाता है फिर। और अब चूंकि कह रहे हैं फर्दर हार्म ना हो जाए, तो ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को कहीं ना कहीं पीछे पहले हार्म हो चुका है। एक बार तो चोट खा ली, अब ना खाऊं, इसलिए मैं ऐसा हो गया। अब ये हो सकता है कि किसी को जेनेटिक लीनिएज में, किसी की फैमिली में कहीं ऐसा कुछ हार्म फील किया, इंजरी फील करी, तो आने वाले बच्चे क्लियरेंस वाले पैदा होने लगे उस परिवार में। फिर ये इंफॉर्मेशन आगे कैरी कर सकती है डॉक्टर श्रेय इस तरह से। जी सर। अगर कोई क्लेयरवायंट बच्चा पैदा हो रहा है किसी के परिवार में, तो हो सकता है कि उसके पीछे जेनेटिक लीनिएज में कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज आया कि भाई केयरफुल रहना, सजग रहना, हार्म होता है, चोट पहुंचती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री में मिलेंगी चीजें। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रंटो ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिलेशन। इसमें दोनों आ गए, फ्रंटल पार्ट का भी और ऑक्सीपिटल का भी। शॉक्ड सॉलिडिफिकेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं कैटालेप्सी, एंजाइटी। अगर फ्रंट ऑक्सीपिटल कॉन्स्टिलेशन है, फ्रंट से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से बंदा उसमें गया शॉक में, चोट में, तो इसको कहते हैं शॉक्ड सॉलिडिफिकेशन। हक्का बक्का रह गया, स्टेचू की तरह बन गया, स्टन रह गया। स्टन आएगा इसमें रूब्रिक, स्टन, STUN, स्टन। अच्छा, मैं तो हक्का बक्का रह गया, मतलब एक जगह ठहर गया, एक तरह से कुछ नहीं, ना आगे जाऊं ना पीछे जाऊं, ऐसा हो गया मेरे साथ। तो कैटालेप्सी इसमें कंडीशन जुड़ती है, एंजाइटी भी है। कैरेक्टरिस्टिक इसमें मिलेगी अनप्रेडिक्टेबल, दैट्स कह रहे हैं द इंडिविजुअल फील्स ट्रैप्ड, पैनिक, एंजाइटी। एक तो जाहिर सी बात है अनप्रेडिक्टेबल होगी चीज, थोड़ा सा भी पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, अंदेशा बिल्कुल नहीं था। अचानक कुछ कहते हैं ना, सिर पे ओले से पड़ गए, अचानक पहाड़ सा टूट गया साहब, बिजली सी गिर गई, थंडर स्टॉर्म जो हमारे रूब्रिक्स हैं, थंडर वर्ड के अंदर आता है। अचानक ऐसे होता है और बंदा अपने आप को ट्रैप्ड फील कर जाता है, मैं तो फंस गया डॉक्टर साहब, मेरे को पता ही नहीं था ऐसा हो। पैनिक में ऐसी स्थिति आ जाती है जहां कोई कैटालेप्टिक या शॉक्ड रह जाता है बंदा, और एंजाइटी बहुत ज्यादा, सडन एंजाइटी कोई वैसी हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं पावरलेसनेस और फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट प्लस फियर फ्रॉम बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट। एक तो यहाँ पावरलेसनेस आ जाएगी। पावरलेसनेस इसलिए आ जाएगी क्योंकि ये ट्रैप्ड हो गया है, अगर ये भाग पाता तो पावरलेसनेस होता क्यों है जी। तो एक तो यहाँ पावरलेसनेस है, और ये लुंज हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, इसकी जो टोन चली जाएगी बॉडी की एक तरह से। फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट साथ में फियर फ्रॉम बिहाइंड दोनों मिलेंगे। आगे कुआ पीछे खाई, ऐसी जिंदगी मिलेगी इस इंसान को। कहते साहब क्या करूं जिंदगी में, आगे कुआ है पीछे खाई है। ब्रेन एरिया इसमें कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फ्रंटल लोब लेफ्ट और राइट, प्लस लेफ्ट और राइट विजुअल कॉर्टेक्स, दोनों इस तरह से इसमें ब्रेन एरिया कवर होंगे, फ्रंट का भी और ऑक्सीपिटल का भी। ऑर्गन कह रहे हैं इसमें थायराइड, एक्सक्रीटरी डक्ट, प्लस ब्रैंकियल आर्चीज, प्लस रेटिना और विट्रस बॉडी शामिल होंगी। देखो फ्रंटल फियर में जनरली डॉक्टर श्रेय हमारे ब्रैंकियल आर्चीज, ब्रोंकाई का मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्री है, ये अफेक्ट होता है फ्रंटल फियर में।
और एक्सक्रीटरी डक्ट थायराइड की, थायराइड एक्सक्रीटरी डक्ट इसलिए होगी क्योंकि इसका है बीएमआर को मैनेज करना, एक तरह से जो सामने से स्थिति आ रही है उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी क्रिएट करना, तो वहां वो पावर है नहीं, तो थायराइड एक्सक्रीटरी डक्ट बीएमआर के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है यहाँ शामिल हो रही है। और ब्रोंकियल आर्टरीज ये फ्रंटल फियर से जुड़ी होंगी, और जब फियर फ्रॉम द बिहाइंड से जुड़ा होगा रेटिना और विट्रस बॉडी। तो कैसा बंदा आपके पास जिसको ब्रोंकियल अस्थमा भी होता है और उसको कोई आंख में रिटाइनल प्रॉब्लम है या विट्रस बॉडी में प्रॉब्लम है, तो उसके साथ ये दोनों परिस्थिति जुड़ रही है भाई दोस्त। थायराइड कैसे सर? थायराइड कौन? थायराइड एक्सक्रीटरी डक्ट का बेसिकली हम इनको समझने के लिए हमें देखना होता है कि ये ऑर्गन पर्टिकुलर किस काम आता है शरीर में। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है ये इसका लेना देना है बीएमआर से, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मैनेज करने से, एक बात। दूसरा, थायराइड एक्सक्रीटरी डक्ट में एक्सक्रीशन है और ये टेरिटरी से लेकर के है, सामने डक्ट जितनी भी टेरिटरी से। तो जो थायराइड एक्सक्रीटरी डक्ट है, या तो ये है कि प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रही, उतना अंदर जो बना रही है थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स को वो नहीं दे पा रही है, या ज्यादा देना है। बल्कि इसमें अगर आपने बात छेड़ी है तो इसमें ऐसा मिल सकता है कि ये डक्ट ना कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में तो ये डायलेट मिलेंगी, क्योंकि बड़ा करेंगी अपने वो जो एक्सक्रीशन है थायराइड ग्लैंड का, जो कि बीएमआर को मेंटेन करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि ये फाइट कर सके सिचुएशन से, सामने वाली से। ये फॉर फाइट है, फाइट के काम आता है। फाइट के लिए, फाइट में चाहिए एनर्जी, एनर्जी आती है बीएमआर से, बीएमआर को कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड दो तरीके से करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है और जहां से सप्लाई होता है वो। तो एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो सप्लाई वाला पार्ट है ना भाई। तो कुछ इस तरह से ये ऑर्गन वाइज शामिल होते हैं। एक थोड़ा सा हमें आइडिया है, और इसको जितना गहराई से पढ़ेंगे इनको जा करके ये क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, तो हमें एक पक्का इसका क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर थायराइड एक्सक्रीटरी डक्ट इसलिए शामिल है और ब्रोंकियल आर्टरीज भी इसलिए शामिल है। और ब्रोंकाई को हम पीछे पढ़ रहे थे ना, मस्कुलिन डिफेंस है ये, टेरिटरी को लेकर के मस्कुलिन, उसमें आता है ब्रोंकियल। और मस्कुलिन होता है फाइट करना, सामना करना किसी चीज को लेकर के, और फेमिनिन होता है वहां से भागना। अगर यहाँ लैरिंजियल आर्चीज तो कहा नहीं, लैरिंग्स तो कहा नहीं, बल्कि ब्रांचियल आर्चीज। हाँ भैया, उसमें मतलब मैस्कुलिन में फाइट है या मैस्कुलिन में फ्लाइट है? मैस्कुलिन में फाइट है, फेमिनिन में फ्लाइट है। लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर दूं, ये ब्रैंकियल आर्चीज सीधे सीधे ब्रोंकाई से नहीं जुड़ी है रेस्पिरेटरी। ब्रैंकियल आर्चीज जो है बेसिकली ये गले के दोनों तरफ, हमारे पुराने समय पर जो गिल्स हुआ करते थे, मछली वाला जो जीवन था एनिमल का, तो वो गिल्स बाद में ब्रैंकियल आर्चीज में कन्वर्ट हो गए थे दोस्त। और ये सप्लाई फॉर ऑक्सीजन, सप्लाई फॉर एनर्जी के लिए मदद करते हैं। ये ब्रैंकियल आर्चीज मैंने एक बार पढ़ी थी, तो ये दोनों तरफ, ये जो आपके वो नहीं हो जाती है कंठमाला टाइप की, दोनों तरफ गले स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के नीचे की तरफ ये इनका ट्रैक है। तो ये ब्रैंचियल आर्चीज जो है मोर ऑक्सीजनेशन मिले बॉडी को, वहां पे इसका रोल है बेसिकली। और ऑक्सीजनेशन फिर बात वहीं आ जाती है, ऑक्सीजनेशन चाहिए ताकि बंदे को एनर्जी मिले और वो उस सिचुएशन से फाइट करे या फिर वहां से फ्लाइट करे जहां वो बंद गया है। तो परफॉर्मेंस को लेकर के। हाँ भैया सर, पीछे हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें वो जो मेनिया और डिप्रेशन का आया था, तो उसमें बता रहे थे कि मेनिया फेमिनिन डिफेंस में जा रहा है, और वो जो डिप्रेशन जो है मैस्कुलिन में जा रहा है। लेकिन मेनिया में फाइटिंग है, डिप्रेशन में फाइटिंग नहीं है। तो जब डिप्रेशन में फाइटिंग नहीं है, उसने गिव अप कर दिया, तो तो ये बेसिकली ब्रैंकियल आर्चीज अलग हो गई है ब्रोंकाई से। तो हो सकता है ये ब्रैंकियल आर्चीज किससे जुड़ी है इसमें क्लियर नहीं है इनमें, जहां ये ब्रोंकियल म्यूकोसा तो दिया था, तो हो सकता है ये ब्रैंकियल आर्चीज ये जुड़ी हो मस्कुलिन उससे, फेमिनिन से, वो तो क्लियर है।
हाँ फाइट करने वाला तो मेनिया में जाएगा एक तरह से। हाँ, हाँ, और उधर फाइट करने वाला मीडिया में गया तो फिर वहाँ तो फेमिनिन डिफेंस आ रहा है। हाँ, तो हो सकता है ये ब्रेंकियल आर्चिस का लेना देना दोस्त वहां भी, क्योंकि ब्रेंकियल आर्चिस और ब्रोंकियल म्यूकोसा दोनों डिफरेंट हैं। ये मेरे को अब थोड़ा सा क्लियर हुआ, और भी पढ़ते पढ़ते मैं वर्ड को ब्रोंकियल आर्चिस को लेकर के फ्रंटल फियर से मैं, हालांकि वो भी दूर नहीं है, फ्रंटल फियर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को चेस्ट में अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ ये हमें ब्रेंकियल आर्चिस के संदर्भ में ही चीज समझनी होगी। लेकिन सर वो जो ब्रैंकियल आर्चीज ना हाँ फेरेंजियल आर्चीज होती है, वो फेरिंग्स के पास से होती है। हाँ, इनका फंक्शन तो देख लो, अगर यहीं के यहीं कोई बच्चा क्लियर कर ले, पीछे था तो अभी क्लियर हो जाएगा, जितना मेरे को सर ये आइडिया तो है। एम्ब्रायोलॉजी के टाइम पे ये डेवलप होती हैं सर, तब ये हाँ ब्रैंकियल आर्चीज को। हाँ, ये आप तो आ जाओ पेज नंबर 137 पे। 137 पे ब्रेंचियल आर्चिज हैं, एस्पेस ऑफ द ब्रेंकियल आर्चिज, और इसमें नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, सिस्ट, साइड ऑफ नेक, लेटरल नेक सिस्ट, ब्रोंको सिस्ट वगैरह, ये सब इसमें आती हैं। मनुष्य में 6 ब्रेंकियल आर्चिज बताई गई हैं, जो कि मीडियस्टाइनम के सेंट्रल पार्ट में है। वह लगभग डायाफ्राम तक पहुंचती हैं, गर्दन से डायाफ्राम तक। ये नॉन फंक्शनिंग लिटिल पाइप्स की तरह हैं। इनका जिक्र केवल एम्ब्रियोलॉजी के दौरान व क्रेनियल नर्व यानी कि ब्रेंकियल आर्च नर्व के रूप में ही होता है, इससे अलग नहीं होता। तो अगर हम इसमें बात देखें तो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा इससे जुड़ रहा है, और इसको अगर हम पढ़ें तो ये बेसिकली होता क्यों है, बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है इसका, नॉन हॉजकिंस का। बेटर फ्लो रेट और बेटर ब्रीदिंग थ्रू वाइडनिंग ऑफ द ब्रेंकियल आर्चेज ओनली टू बी अंडरस्टूड थोरो डेवलपमेंट हिस्ट्री। तो बेसिकली ये इसलिए अफेक्ट होती है, इनका जो जीवन में काम था बेटर फ्लो रेट एंड बेटर ब्रीदिंग का हुआ करता था डॉक्टर श्रे, क्योंकि ये गिल्स से बनी है, मैं कंफर्म हूं, और गिल्स जी जो है वो रेस्पिरेशन का काम करते थे जब हमारे अंदर लंग्स नहीं था। तो यहाँ बेटर फ्लो हो जाए ऑक्सीजन का, ब्रीदिंग का। कहते हैं ना मेरा दम सा घुट रहा, मैं खुल के सांस लेना चाहता हूँ, खुल के सांस जो नहीं ले पा रहा, दम सा घुट रहा है, तो इसका मतलब उसको ब्रेंकियल आर्चेज का कहीं ना कहीं, और इसमें लिखा है फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट से ये शिकार होती है। आप पेज नंबर 137 पे पहुंच गए होंगे, तो इसमें जो है फिगर दे रखी है बहुत खूबसूरत इसकी। कॉन्फ्लिक्ट इसमें फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेंचियल आर्चीज में फियर ऑफ एन अप्रोचिंग, कि उसकी तरफ कोई खतरा बढ़ रहा है धीरे धीरे या अचानक, इन एस्केपेबल डेंजर कमिंग टुवर्ड्स अस एंड वी कैन नॉट अवॉइड इट, कुछ ऐसा डेंजर हमारी तरफ आ रहा है जिससे हम बच भी नहीं सकते। और ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावरलेसनेस, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिपेंडेंट ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल्स एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हैंडेडनेस ये उस पर निर्भर कर रहा है, और हार्मोन्स वगैरह के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली ऐसे जुड़ा है दोस्त, ये ब्रेंचियल आर्चिस फॉर बेटर ब्रीदिंग, और ऐसा ना परफॉर्म करना है आपको, किसी परिस्थिति से भागना है, तो उसको आपको एनर्जी चाहिए ना दोस्त, डॉक्टर श्रेय आप, जी है ना। आप देखो कभी पहलवान या कबड्डी वाला लड़ता तो पहले भरता सांस, पूरा पूरा सांस भरता, तब चलता लड़ने के लिए आगे। तो वो जो सांस है भैया, ये इसमें वो सर ये कह रहे कि कोई चीज आने वाली है तो फियर डेंजर ऑफ इम्पेंडिंग वाला रूब्रिक आएगा ना सर। हाँ, और बल्कि इम्पेंडिंग, हाँ इसमें फिर डिपेंड करेगा ये कितनी प्रभावित है, कितनी परेशान, कितनी पैथोलॉजी इनमें हो गई है। अगर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बन गया तो इसका मतलब डेंजर आ गया दोस्त। अगर उसे सांस लेने में घुटन होती है बीच बीच में, तो अभी उसे खतरा लग रहा। कई बार आपने देखा होगा घरों में बोलते हैं कि मुझे खुल के सांस नहीं आ रहा, हवा चलाओ, मुझे खिड़की की तरफ जाना पड़ता, हटो हटो दूर हटो, मुझे सांस आने दो। तो वहां तो अभी फियर ऑफ
इम्पेंडिंग डेंजर इम्पेंडिंग का है दोस्त। और अगर कहीं आपकी लिम्फ नोड ही स्वेल कर गई है ना, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा पहुंच गया, सिस्ट बन गई नेक के दोनों तरफ, तो वहां खतरा नहीं है, खतरा वहां आ चुका है, उसके साथ कोई घटना हो चुकी है, तो उसका उसने डिफेंस ले लिया। तो ये बताएगा कि फिजियोलॉजिकल है तो इम्पेंडिंग का खतरा है, और अगर हो चुका है उसके साथ कोई ऐसी घटना तो फिर वहां पर स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी का डिफेंस मिलने वाला है। तो बायोलॉजिकल मीनिंग है द इंडिविजुअल इज कॉट इन ए ट्रैप एंड डेंजर इज अप्रोचिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक, इन दिस केस ही मस्ट नॉट मूव, जिससे रिजिडिटी आ जाएगी, और टू डू समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। ऐसे केस में देखो गजब की बात यहाँ अब निकल के आएगी आपके मेल और फीमेल टेरिटरी से भी। इंडिविजुअल यहाँ चूंकि ट्रैप हो चुका है, डेंजर आ रहा है उसकी तरफ आगे से भी पीछे से भी, और वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, वो फंस गया शिकंजे से में, तो या तो वो रिजिड हो जाएगा दोस्त, और या वो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करेगा, या तो रिजिड हो जाएगा। जो रिजिडिटी में गया है डॉक्टर श्रे, वो इजिकल टू डिप्रेशन से में गया है जी। और जो डू कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, वो अचानक कुछ भी कर दे रहा, तो वो मेनिया में गया। समझ रहे हो बात? मेनियाकल पेशेंट इंपल्सिव हो जाता है, मेनिया का पेशेंट कुछ भी कर सकता है, और जो डिप्रेशन वाला वो कैटालेप्सी की तरफ बढ़ेगा, वो नॉन इमूवेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, रिजिडिटी की तरफ बढ़ेगा डिप्रेशन वाला। तो बेसिकली यहाँ भी दोनों तरह से डिफेंस अलग अलग डिस्पोजिशन ने जिस तरह से लिया, या तो वो जड़ हो जाएगा, जड़ हो गया वो, तो कहते ना ये तो भाई जब से इसके साथ वो घटना हुई है ना, तो ये हंसता ना बोलता ना खेलता ना चलता ना, इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये जड़ बन गया। जड़ बोलते हैं ना, जड़ और चेतन, तो वो जड़ बन गया, रिजिड होकर के, यही कैटालेप्सी है। जैसे कि एग्जांपल पहले भी आया था, यहाँ फिर हम दे दें, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो आनंद भाई जड़ बन गए एक तरह से, कैटालेप्सी में थे। और या फिर ये कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देगा, जैसे अब स्ट्रामोनियम, दोनों तो स्ट्रामोनियम को ले लेते हैं, जब कोई बंदा पैनिक में जाता है तो वो स्ट्रामोनियम कुछ भी कर सकता है उस समय पे, वो 10 माले पे से कूद भी सकता है, वो दूसरे के मार भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड कोई घटना भी कर सकता है अगर वो मेनिया में गया पैनिक के बाद। तो दोनों तरह के डिफेंस यहाँ लेते हुए मिलेगा बंदा जब कहीं फंस जाता है। तो आपने वैसे भी देखा होगा ना, डिस्पोजिशन के हिसाब से अगर कोई आदमी आपने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पता है कि ना वो आगे जा सकता ना पीछे, वो फंस गया, तो या तो वहां नौटंकी करेगा या गुमसुम हो जाएगा। होते हैं ना दो तरह के बच्चे भी होते हैं, या तो एकदम सन्न रह जाते हैं या फिर वो ड्रामा कर देते हैं कुछ भी, और वो इतना ड्रामा कर देते हैं कई बार कि वो खतरे से बाहर निकल जाते हैं, दूसरा थोड़ा सा पीछे हट जाता है और वो निकल जाते हैं, जब तक उसमें से अपना रास्ता खोज लेते हैं उस बीच में। होता है ना दोस्त ऐसा? जी सर। तो ये बेसिकली फ्रंट ऑक्सीपिटल कॉन्स्टलेशन है। इसमें बहुत अच्छा लाइन है कि आगे कुआं पीछे खाई जैसी परिस्थिति में इंसान आ जाता है। तो ये था आपका फ्रंट ऑक्सीपिटल कॉन्स्टलेशन। बॉस, एक बार ये चीज जो पहला अनप्रिडिक्टेबल है, इस चीज को हम फिर से समझना चाहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जो अनप्रिडिक्टेबल है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, वो कोई नहीं, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल डॉक्टर दीपशिखा जाएगा फेमिनिन डिफेंस वाला, मेनिया वाला, और जो रिजिड हो जाएगा, जो कैटालेप्टिक स्टेट में पहुंच जाएगा, जो स्टर्न होके एक जगह ठहर जाएगा, जो जड़ बन जाएगा, वो मस्कुलिन डिफेंस वाला प्रतीत होता है, वो डिप्रेशन के थ्रू गुजरेगा। तो डिप्रेशन आपको कैटालेप्सी में या रिजिडिटी की तरफ लेके जाता है, मेनिया आपको अनप्रेडिक्टेबल बना देता, अनएक्सपेक्टेड बना देता, इंपल्सिव बना देता, कुछ भी कर सकते हो फिर आप।
हिस्टेरिकल बना देता, जैसे केओटिक रिस्पॉन्स चायोटिक बना देता, बिल्कुल चायोटिक जो है वो मेनिया है भैया। कोई कुछ कह रहा है? हाँ दीप्सिका, चायोटिक जो है वो मेनिया की तरफ डिफेंस है। चायोटिक जो है वो फेमिनिन टाइप का डिफेंस है। तो हमें ये आम जीवन में छोटी छोटी घटनाओं में इनका छोटा और बड़ा रूप दिखता है। और मैं बताऊं ना, जीवन का अहम हिस्सा है ये, नॉर्मल हमारे लाइफ का भी हिस्सा है। हम जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो हम इन कॉन्स्टिलेशंस के ही असर में जी रहे हैं। हम कई बार देखते हैं अपने 24 घंटे में, कई बार हम थोड़े डिप्रेसिव रहते हैं, कई बार हम बड़े उत्साही रहते हैं। तो ये आम जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब ये नॉर्मल से ज्यादा होने लगे किसी के अंदर तो ये फिर हमारे लिए एक पेशेंट की तरह होगा, डिजीज तब मानेंगे। अदरवाइज कॉन्स्टिलेशन के अंडर ही हमारी लाइफ आगे चलती है, डायनेमिक होते हुए, कभी नरम कभी गर्म, कभी है ना, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे। तो ये बस कौन, ये जो बायोलॉजिकल मीनिंग में लिखा है कि इन दिस केस ही मस्ट नॉट मूव, तो जब पावरलेसनेस और ट्रैप्ड फील कर ही रहा है तो उसको मूव नहीं करना चाहिए। बायोलॉजिकल मीनिंग में लिखा है इसमें बायोलॉजिकल मीनिंग में लिखा है इन दिस केस ही मस्ट नॉट मूव। अगर उसे मूव नहीं करना है, उसको ठहर के काम चलेगा तो रिजिडिटी में जाएगा। या फिर अगर उसको दूसरे तरह कह रहे ना, और टू डू समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, या कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड करेगा वो। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड करेगा उसके दो डिफेंस हो गए ना दीप्सिका, डिस्पोजिशन के अकॉर्डिंग। अगर वो अपना रास्ता सिलेक्ट करता है नॉट मूव का, तो वो रिजिडिटी में जाके डिफेंस ले लेगा। और अगर वो उसे रास्ता दिखा कि यहाँ ड्रामा करने से काम बनेगा, ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म की अपने मेंटल स्टेट है, उसका ब्रेन भी डिसाइड नहीं करता, उसका डिस्पोजिशन डिसाइड करेगा। जो पीछे से पहले से फेमिनिन डिफेंस को लेकर के चला आ रहा है, नॉर्मली वो अनएक्सपेक्टेड घटना में कूद जाएगा वो ऑटोमेटिकली। और जो शुरू से मस्कुलिन डिफेंस वाला ऑर्गेनिज्म है, जो मस्कुलिन डिफेंस पे चलता है ज्यादातर, वो रिजिडिटी की तरफ जाएगा। तो जो रिजिड हुआ है उसका आप बता सकते हो कि ये लाइफ में कैसे डील करता होगा लाइफ सिचुएशंस को पहले से। और जो अनएक्सपेक्टेड घटनाओं में जाता है तो आप ये बता सकते हो कि ये पहले से ही थोड़ा सा इस टाइप का रहा होगा, मेनिया टाइप, मेनियाकल टाइप। बस जैसे आपने बोला कि ही मस्ट नॉट मूव या रिजिडिटी, जो ये मस्कुलिन डिफेंस है, ये एक तरह से फ्लाइट वाली सिचुएशन लग रही है, जबकि जो टू डू समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड यानी कुछ तो कर रहा है, तो फिर तो फाइट वाला लग रहा है। हाँ, फ्लाइट और फाइट को हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। कई फाइट हम रुक के भी जीतते हैं। एक आपने सुना होगा कि हमेशा कहते ना कभी हार के भी जीत होती है, ऐसे। जीतने वाला हमेशा ऐसा नहीं कि लड़ाई लड़े, कई बार एक कदम पीछे करके भी जीता जाता है। तो ये यहाँ एकदम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये मेनियाकल जो है ये फाइटर है और रिजिड हो गया ये फ्लाइटर है। क्योंकि अगर हम कोमा के पेशेंट को ले लें तो कोमा में पेशेंट फॉर सर्वाइवल जाता है, सर्वाइव में बना रहूं तो मैं रिजिड हो जाऊं। अगर मैं चलता रहा, कई बार इंसेनिटी में कट ऑफ करती है साइकी, तो वेजिटेटिव लाइफ में लेके आती है ऑर्गेनिज्म को, वो फॉर सर्वाइवल आती है ना दीप्सिका। जी। तो हम इन टर्म्स के हिसाब से फाइट और फ्लाइट ना जोड़ें, दोनों फॉर फ्लाइट हो सकती हैं, दोनों फॉर फाइट हो सकती हैं। ठीक है बस, ठीक। तो ये बहुत अच्छा ऐसे रहा, तो यहीं रुक जाते हैं। हाँ, और कोई किसी को और पॉइंट रखना है अपना तो रखें, बहुत अच्छा सा टॉपिक चल रहा है। किसी को और कुछ बात कहनी है? बस ये जो फियर कॉन्फ्लिक्ट है, इसके लिए हम रूब्रिक ये फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज या
ये ले सकते हैं क्या इसमें? हाँ, अभी डॉक्टर श्रेय ने कहा था यही कि फियर ऑफ इम्पेंडिंग इविल, फियर ऑफ इम्पेंडिंग इम्पेंडिंग अगर जहां तक अभी इम्पेंडिंग है तो वहां तक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी। जैसे अभी मैं फिर क्लियर बात रख देता हूं जो थी मेरी, वो ये है कि आपने देखा होगा जब जब एडवर्स सिचुएशन आती है, कई लोग कहते हैं मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर को जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, हवा हवा आने दो मेरे पास, मेरा दम घुट रहा है, मेरे से दूर हो जाओ। तो बेसिकली अभी वो फियर इम्पेंडिंग में है, अभी उसमें कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी नहीं आई है। और ये ब्रैंकियल आर्चिज के संबंध में हम समझ रहे थे अभी 117 पे या 137 कौन सा पेज था वो मैं देख लेता हूँ फिर से। 137 पे देख रहा हूँ मैं। तो अगर किसी को वहां पर ये बन गई, लिम्फोमा बन गए, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट बन गई, लेटरल नेक सिस्ट बन गई, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में चला गया, तो बेसिकली वो उसका शिकार हो चुका है उस डेंजर का वो। तो अब यहाँ वो ये नहीं कहेगा मेरा दम घुट रहा, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। अब वो ग्रसित हो चुका है, उसका शिकार हो चुका है और उसने स्ट्रक्चरल डिफेंस ले लिया। तो ये रूब्रिक ऐसे बदल जाएंगे। अब जो जिसको सिस्ट बन चुकी है तो उसको डेल्यूजन इंजर्ड इंजरी रिसीव करके डेल्यूजन इंजरी, और विल बी इंजर्ड, जहां विल बी आ जाएगा वहां इम्पेंडिंग वाला। तो यहाँ रूब्रिक एक सही होगा, लेकिन उसकी ग्रेविटी बदल जाएगी, ग्रेविटी बदल, वो पास्ट प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में ऐसे बदल जाएगा वो। जी बस। तो बहुत अच्छी चीज है ये। और जनरली हम इसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं दीपशिखा, कहते हैं जब भी कोई बात आती है तो ये कहता है कि दूर हो जाओ, हवा आने दो, हवा आने दो। तो इसका मतलब ये है कि वो एक बेटर सप्लाई चाहता है ब्रीदिंग की, और ब्रीदिंग फॉर फाइट। और इधर थायराइड ग्लैंड डक्ट भी आई थी, थायराइड ग्लैंड अगर हो रही है, सिक्रीटरी डक्ट वगैरह, एक्सक्रीटरी डक्ट अगर इन्वॉल्व हो रही है थायराइड की, तो ये भी हार्मोन्स के लेवल को प्रॉपर सप्लाई मिल जाए ताकि बीएमआर अच्छे से हो सके, और बीएमआर अच्छे से हो सके तो अच्छे से एनर्जी फॉर्मेशन हो सके। तो इसलिए ये बंदा शुरू में करेगा, फाइट के लिए है वो, जो सांस का खुली हवा से चाहिए उसको, तो वो वहां लड़ना चाहता है सर्वाइवल के लिए। तो रूब्रिक जो है ग्रेविटी हम अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी हम यहाँ लेंगे फिर आगे चल के। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम सर, राम राम जी, राम राम जी, राम राम भाई, राम राम जी।